सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तक सीखा था। दिस इज 4 πr² साई स्क्वायर आर। अब क्या हुआ कि जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन थी उसको हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने सॉल्व किया एंड दे फाउंड आउट द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन साई आर एज दिस फंक्शन, जैसे मैंने टेबल में लिखा हुआ है। ये फंक्शन लर्न नहीं करने, इस फंक्शन का टाइप समझना है आपको, तो मैं आपको भी समझाता हूँ। तो अलग अलग केसेस में जो राइट लेफ्ट साइड में लिखा है एन एल और जो फंक्शन अभी उसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ आर आर का फंक्शन देखना है। मतलब जहाँ पे हमने आर आर लिख रखा है इसी को हम लोग साई आर भी लिख सकते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, या रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो मैथमेटिशियंस ने जो अपनी इक्वेशन थी डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस आगे एच स्क्वायर 8 एच स्क्वायर 8 एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस बी साई इक्वल टू 0 की इक्वेशन जो थी, उस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया फॉर हाइड्रोजन एटम एंड दैट टू ओनली रेडियल पार्ट। ध्यान से देखना, हमारे वेव फंक्शन में दो पार्ट थे, एक साई आर और एक साई थीटा फाई। तो जो साई आर का पार्ट सॉल्व किया गया उसका रिजल्ट किया है जो मैंने लिखे हुए। तो अब श्रोडिंगर ने देखा कि अगर हमें ये रिजल्ट पता चल रहे हैं तो इसके बेसिस पे हम आगे की स्टडी कर सकते हैं, मतलब हमें फर्दर रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसे हम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। बिकॉज इन रिजल्ट्स में एक पैटर्न है, तो पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न ये है कि अगर हम साई आर का फंक्शन लिखें तो उस फंक्शन में 3 पार्ट आते हैं या बेसिकली 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो किसी भी वेव फंक्शन को, रैंडम कोई भी वेव फंक्शन देख लो आप, तो उसमें देखो एक टर्म तो कांस्टेंट है, कोई भी अभी वैसे जैसे मान लो 2s वाला फंक्शन लिख रहा हूँ तो 1/2 a नॉट पावर 3/2, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा टर्म जो आ रहा है दैट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब समझते हो, एक इक्वेशन जो आर के अंदर एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो 2 माइनस आर बाई ए नॉट, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन आ रही है। और तीसरा टर्म जो आ रहा है दैट इज अ एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर माइनस आर बाई 2a0। तो श्रोडिंगर ने देखा कि हर टर्म में ये 3 टर्म बार बार दिख रहे हैं। आप ध्यान से कोई भी इक्वेशन देख लो जो आपको अच्छी लगे, आप किसी भी रैंडम इक्वेशन देखो, ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है, ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म। उसके बाद दूसरा टर्म ध्यान से देखो तो ये देखो आपकी पॉलिनोमियल आ रही है विच इज फंक्शन ऑफ आर। और उसके पहले देखो तो हमें एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है विच इज दिस वन। तो ऐसे आप अलग अलग देखिए 3 तरह के टर्म्स आपको नोटिस में आ रहे हैं, तो एक कांस्टेंट, एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल टर्म। तो श्रोडिंगर ने इसी को जनरलाइज करके देखा कि अगर हम कोई भी साई आर का फंक्शन देख रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट, देन अ पॉलिनोमियल ऑफ आर इन अ डिग्री ऑफ n-1 एंड देन अ एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। ये चीज नोटिस में आ रही है आपके, तो ये चीज आपको लिख लेनी है। ऊपर वाली टेबल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, टेबल सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप उससे कोरिलेट करके समझ पाओ कि फंक्शन कैसे आएगा। सो दोज आर एग्जांपल्स फॉर यू। आपको जो समझना है वो है ये फंक्शन, तो आप नोट डाउन करेंगे psi r is equal to constant into polynomial in r of degree n-1 into e power minus sigma by 2। अच्छा, इसी में देखो कुछ फंक्शंस में एक कॉमन बात है कि जो पॉलिनोमियल वाली डिग्री है ना, पॉलिनोमियल वाली जो इक्वेशन है उसमें से देखो r कॉमन आ जा रहा है फंक्शन से। यहाँ देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो आर कॉमन आ रहा है। तो पॉलिनोमियल में से एक सीधा सीधा टर्म कॉमन हो जा रहा है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा और लाइक ऐसे लिखें कि हम और ज्यादा डिटेल एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट इनटू आर पावर एल कॉमन किया, तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री पहले n-1 थी वो डिग्री अब कितनी हो गई n-l-1। तो अगर हम लास्ट वाली इक्वेशन याद कर लें तो हमारा काम चलेगा। दिस इज कांस्टेंट इनटू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-l-1, कांस्टेंट इनटू आर पावर एल into polynomial of in r of degree n-l-1 into e power minus sigma by 2। यहाँ पे जो सिग्मा है that is 2r by n times a naught है। a naught जो है वो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, ठीक है। और n और l जो है वो यहाँ के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो श्रोडिंगर का अचीवमेंट था, क्योंकि इसके पहले का जितना काम है वो मैथमेटिक्स है, बट श्रोडिंगर का अचीवमेंट जो है वो n और l है। n यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आपके शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बोहर ने बताया था, बट वो श्रोडिंगर के मैथमेटिकल रिजल्ट से पता चल रहा है और ये मैच कर रहा है वहां से। और एल जो है यहाँ पे इसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, दिस इज रिफर्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये रिप्रेजेंट होता है शार्पशेल नंबर, ये हमारे शार्पशेल का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी शार्पशेल है,
ठीक है, दो वैल्यूज हमें डायरेक्टली पता चल गई। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर समरफील्ड ने बताया था के, जो कि एल से रिलेटेड है, बस अंतर क्या है कि जो उन्होंने के बताया था उसको हम यहाँ पे जो अगर एल के टर्म में लिखेंगे तो के में वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो एल विल बी इक्वल टू के माइनस वन। तो श्रोडिंगर की जो हमारे सॉल्यूशंस आए उससे कुछ नेचुरल आउटकम्स आए जिनको श्रोडिंगर ने नाम दिया क्वांटम नंबर्स। उनमें से दो क्वांटम नंबर नीचे हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर का टर्म है वो श्रोडिंगर मॉडल से आता है, या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का सबसे प्राइम पार्ट है। तो श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से उसने टर्म इनकॉर्पोरेट करा क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नेचुरल ऑब्जर्वेशंस हैं या कुछ नेचुरल आउटकम्स है, दे आर नॉट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो देखो ऊपर लिखे हुए हैं, उस सॉल्यूशन से हम कुछ नेचुरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो अगर हमें सॉल्यूशन नहीं भी पता होगा तो भी हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि उसका फंक्शन किस टाइप का आएगा। इसीलिए मैथमेटिशियंस की ये चीज आगे की चीज आसान हो गई कि हमें फंक्शन निकालने कैसे, बिकॉज इनिशियली इट वाज टफ क्योंकि फंक्शन का फॉर्मेट नहीं पता था। बट व्हेन वी आर एबल टू फाइंड आउट सम फंक्शंस, तो हमें फंक्शंस का आइडिया आ गया कि फंक्शन बनेगा कैसे। तो फिर ये जनरलाइज कर लिया गया और फिर आसानी से आप किसी भी एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली फंक्शन का पार्ट अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। रीजन क्योंकि हमें अब इसका जनरलाइज पार्ट पता है, ये इक्वेशन कैसे आ रही है, कैसे सॉल्व होकर आ रही है, इसका आइडिया लग गया हमको। ठीक है, तो उसमें जो मेन पार्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी कोई भी वेव फंक्शन लिख के आएगा तो आपको उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन लिखा हुआ है तो हम उसकी पहले पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे। पॉलिनोमियल की डिग्री देखने से आपको एक बढ़ाने से एन पता चलेगा, और फिर उसको अगर कोई आर पावर कॉमन आ रही है तो हम उससे एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे। समझ में आई बात? ये चीज सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो अब देखो, अगर हम इस फंक्शन से थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू पे जाए तो आपको पता है पॉलिनोमियल एंड r ऑफ डिग्री n माइनस वन है, तो आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल की जो मिनिमम डिग्री आ सकती है वो कितनी आ सकती है? जीरो। जीरो से नीचे डिग्री की पॉलिनोमियल तो हो नहीं सकती। तो पॉलिनोमियल की डिग्री n माइनस वन है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी होगी? वन। वन। यहाँ से वैल्यू ऑफ n रिपोर्ट करेंगे, सो वैल्यू ऑफ n विल बी वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी। और अगर वैल्यू ऑफ n लिखेंगे तो वो जीरो से स्टार्ट होगी। क्यों जीरो से स्टार्ट होगी? क्योंकि पॉलिनोमियल से आप r की मिनिमम पावर कितनी कॉमन कर सकते हो? r पावर जीरो, कुछ भी कॉमन ना है। फिर r पावर वन, r पावर टू, r पावर थ्री, ऐसे कुछ भी कॉमन होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक कॉमन कर पाओगे? जितनी ये मैक्सिमम वैल्यू n माइनस वन, इससे ज्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो जो l की वैल्यू होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विल टर्मिनेट एट n माइनस वन। सो वैल्यू ऑफ l विल बी फ्रॉम वन, फ्रॉम जीरो, दैट्स वन टू थ्री अप टू n माइनस वन। ये चीज समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो वैल्यू ऑफ n होगी दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन। बाय जीरो टू n माइनस वन, बिकॉज आप पॉलिनोमियल में से r पावर कॉमन कर रहे हो, तो r की जो मिनिमम पावर कॉमन कर सकते हैं वो जीरो होगी, और r की जो मैक्सिमम पावर कॉमन कर सकते हैं वो कितनी होगी? n माइनस वन। क्योंकि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है मैक्सिमम वो कितनी है? n माइनस वन। तो r की हाईएस्ट पावर कितनी है? n माइनस वन, उससे ज्यादा कॉमन ही नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू वन से लेकर इन्फिनिटी तक कोई हो सकती है, मतलब वन से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी शेल हो सकती है। ये बात बोर ने भी बताई थी। बट जो सब शेल्स का नंबर है किसी भी शेल के अंदर वो जीरो से लेकर n माइनस वन तक ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। यानी l की वैल्यू कभी भी n माइनस वन से ज्यादा नहीं होगी। समझ में आई बात? तो अगर हमारे पास n इक्वल टू वन है तो उसके लिए l इक्वल टू जीरो होगा। अब चूंकि ये दोनों नंबर्स हैं तो बार बार इसको पढ़ने में थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है, इसलिए इनको एक सिंबल से डिनोट करना शुरू कर देते हैं। तो n इक्वल टू वन, l इक्वल टू जीरो पॉसिबल है। अगर n इज इक्वल टू टू है तो l इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, और l इज इक्वल टू वन पॉसिबल है। दो सब शेल। तो शेल वन कंटेन्स वन सब शेल। उसके बाद शेल टू जो है, शेल वन कंटेन्स वन सब शेल, शेल टू कंटेन्स टू सब शेल। यानी जो शेल का नंबर है उतने ही सब शेल होते हैं उसके अंदर।
और अगर नहीं इक्वल टू 3 लेंगे तो एल की 3 पॉसिबल वैल्यूज होगी 0, 1 और 2। तो शेल 3 कंटेन्स 3 सबशेल्स। तो जनरलाइज करके समझ में आ गया आपको? तो सर नंबर पर सब सेल कितने हो सब जाएंगे? सबशेल का नंबर 0 है तो कैसे उसकी एक। नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, नोटेशन है, नोटेशन। अच्छा सर। लिफ्ट में जाते हैं हम लोग, लिफ्ट में 0 होता है, क्या मतलब होता है? यस। बताओ क्या मतलब होता है उसका? तो लिफ्ट में जहाँ 0 लिखा होता है उसका मतलब ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर समझ जाते हैं ना अपने आप। ऐसे ही एल इक्वल टू यस। जीरो सबशेल का नोटेशन है, इट्स नॉट वैल्यू। सो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ सेल इज इक्वल टू एन। तो किसी भी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे वो उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। अब ये एल इक्वल टू जीरो बार बार कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसका सोल्यूशन निकाला गया। हम एल इक्वल टू जीरो को बोलने लगते हैं एस सबशेल। एल इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं? एस सबशेल। अब ये चीज ध्यान से लिख लो। तो यहाँ पे अगर हम सबशेल के लिए लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो एल इक्वल टू जीरो है उसको बोलते हैं एस सबशेल। और ये नाम एक्चुअली में इसके स्पेक्ट्रल लाइन की वजह से आता है। स्पेक्ट्रल नोटेशन में इसको हम लोग शार्प लाइन बोलते हैं। तो शार्प से एस उठाया गया, दैट्स व्हाई वी विल से एस सबशेल। एल इक्वल टू 1 का मतलब होता है पी सबशेल। और ये वहां से उठाया जाता है प्रिंसिपल लाइन से। एल इक्वल टू 3 जो होता है दिस रिप्रेजेंट डी सबशेल। तो जो डी होता है इसको स्पेक्ट्रो लाइन के हिसाब से बोलते हैं डिफ्यूज लाइन। एल इक्वल टू 4 को हम लोग बोलते हैं एफ सबशेल। एल इज इक्वल टू 4 इज एफ सबशेल। एफ सर कम्स एल इक्वल टू 2 को कुछ नहीं बोलते। सर एल इक्वल टू 2 को। सॉरी, एल इक्वल टू 2 ही डी सबशेल में गलती कर दिया, सीक्वेंस भी डाल दी ना। एल इज इक्वल टू 1 पी सबशेल, एल इक्वल टू 2 डी सबशेल, एल इक्वल टू 3 एफ सबशेल। 0 इज एस, 1 इज पी, 2 इज डी, 3 इज एफ। तो उनके स्पेक्ट्रल लाइन से उनकी वजह से इनके नाम है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ऑल्दो जितने भी एलिमेंट्स नोन है उनमें एफ सबशेल तक ही काम चल जाता है। बट अगर इसके आगे कभी भी चलना पड़े तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। एफ के बाद जी लिख देते हैं, फिर एच लिख सकते हैं, फिर आई लिख सकते हैं। फिर अब इनका कोई एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइन का कनेक्शन ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नोन नहीं है ऐसा। तो इनके ऐसे जनरलाइज नाम लिख दिया जाता है। आगे आप कितनी भी दूर तक जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जितने एलिमेंट्स नोन है अभी तक हमारे पास उनकी अगर सबशेल्स चेक करते हैं तो एट सबशेल मैक्सिमम मिलती है, उसके ऊपर की मिलती नहीं है। बट अगर हम आगे बढ़े तो एल इक्वल टू 4 भी हो सकता है जी सबशेल लिखते हैं, एल इक्वल टू 5 को एफ सबशेल लिखते हैं एंड सो ऑन। वैसे अलग अलग सबशेल्स लिखे जा सकते हैं। ओके। सर मेनली हम लोग सो जो हमने शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल लिखा है ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम होते हैं। ऑल आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, केयरफुली लिखिएगा। तो इट इज एस पी टी एफ, कॉमनली यही यूज होते हैं। बाकी आगे अगर कंटिन्यू करना होता है तो जी एच आई जे के आप कहीं तक भी जा सकते हो। बट ध्यान रखना है कि एल की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकती है, वो हमने अभी मैथमेटिकली इक्वेशन से दिखाया। आर पावर एल कॉमन करना है तो आप मैक्सिमम कितना कॉमन कर सकते हो? आर पावर एल है तो मैक्सिमम कितना कॉमन कर सकते हैं? n-1। n-1 की मैक्सिमम डिग्री ही n-1 है। जी एच आई जे के लिए आगे के नाम नहीं लिखे जा सकते बिकॉज स्पेक्ट्रम में वो चीज नोटिस में ही नहीं आती। जब एलिमेंट ही नोन नहीं है तो उसका स्पेक्ट्रम कभी मिल ही नहीं सकता। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम है, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस में ऐसे ही मेजर करते हैं, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो शार्प से एस दिया गया, प्रिंसिपल का पी, डिफ्यूज का डी और फंडामेंटल का एफ। तो एल इक्वल टू 0 का एस सबशेल बोलेंगे, एल इक्वल टू 1 मतलब पी सेल, 2 मतलब डी सबशेल, एल 3 मतलब एफ सबशेल, एल 4 मतलब जी सबशेल एंड सो ऑन। समझ में आई बात? ये श्रोडिंगर का नेचुरल आउटकम आ गया। इक्वेशन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई, क्योंकि हम एटम की स्टडी उसके केवल फंक्शन के नोटेशन से ही पता कर ले रहे हैं। बाकी वैल्यू से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्दो इस वैल्यू के साथ हम प्रॉपर प्लॉट बनाएंगे, आगे चीजें भी बता सकते हैं। बट एक आइडिया से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है।
अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊं तब आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो आप एक क्वेश्चन लिखो तब आपको पता चलेगा। So write down a question. If क्वेश्चन लिखिए आप, मैंने वही फंक्शन कॉपी किया, आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ ताकि आपको पता चले कि फंक्शन अगर दिया होगा तो हम कैसे डील करेंगे। सो राइट डाउन इफ psi r is equal to, if psi r is equal to, if psi r is equal to this one, then find n and l। अब n और l देखो स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर n कभी भी लिखा जाएगा मतलब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, और l कभी भी दिया जाएगा तो मतलब हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए। सो देन फाइंड n एंड l। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे किसी भी फंक्शन के लिए पूछा जा सकता है। तो अभी देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तरीका सिखाया कि हमारा जो साई आर का फंक्शन होता है उसका टाइप होता है कांस्टेंट इनटू r पावर l इनटू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस l माइनस 1 इनटू e पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ऐसे फंक्शन होता है e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अगर ऐसे आपको सिग्मा बाई 2 लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप e पावर माइनस x लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आपको कभी उतना मैथमेटिकली सॉल्व ही नहीं करना, आपको तो एक्सपोनेंशियल टर्म कभी यूज ही नहीं करना है। तो e पावर माइनस सिग्मा बाई 2 ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, क्लियर है? आता है। अब देखो इसको कंपेयर करें अगर हम, तो कंपेयर विद द गिवन फंक्शन, कंपेयर विद गिवन फंक्शन। तो हमारे लिए दो टर्म इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिनोमियल की डिग्री और एक आर पावर कॉमन कितना है। तो यहाँ पे आर पावर कॉमन कितना है, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है उसमें से आप आर की कोई पावर कॉमन कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज 27 माइनस 18 आर बाई यस सर। 2 आर स्क्वायर बाई नॉट है, तो उसमें आर कॉमन है ही नहीं। आर कॉमन नहीं है मतलब पावर कितनी कॉमन है, 0। तो अगर आपने इसको कंपेयर करा तो आपको पहली चीज पता चल गई, एल इक्वल टू 0। अब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो बताओ कितनी है? 2। 2 हो गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर यस सर। स्क्वायर पावर है आर की। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 पता चल गई, तो इसको किसके इक्वल कर देना है, n माइनस एल माइनस 1 के। एल आपको 0 पता है पहले से ही, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ गई। यस सर। तो इसका मतलब दिस वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स 3s ऑप्शन, दैट इज वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स 3s ऑप्शन। हमें डायरेक्ट पता चल गया। बस सवाल ऐसे आएगा आपके पास, कोई भी एक रैंडम वेव फंक्शन लिखा होगा जिसको देख के आपको सच में थोड़ा सा डर लगेगा, डराने के लिए लिखा भी जाता है, बट इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आपको पढ़ाते टाइम समझाया कि अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो कोई टेंशन का काम नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत आसान होता है। वाई इट इज इजी क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपको आइडिया है कैसे करना है तो कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिनोमियल देखनी, बाकी से फालतू लिखा होता है सब हटा देते सर कॉमन तब ले पाते जब आर में आर डिवाइड होता, मतलब। हैं। कॉमन करके दिखा रहे थे, ये वाला केस समझ में आ गया? ये यस सर। यस सर। यस सवाल और आर कॉमन आ रहा हो, सपोज करो ये वाला फंक्शन तो सर 35 सबशेल कैसे है सर, वो बता दीजिए। क्या हुआ 30? सर सबशेल कैसे निकाले वो बता दीजिए। पहला क्वेश्चन समझ गया ना, 3s सबशेल। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही कर लो, फिर से लिखो, if psi r is equal to this function then find and nl। फिर से वही कंपेयर करना है, फिर से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, psi r is equal to constant into r power l into polynomial of degree n minus l minus 1 into e power minus sigma by 2 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करोगे तो देखो r पावर कितनी कॉमन है, 1। 1।
l इक्वल टू 1 और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है अंदर 1 फिर 1 तो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू फिर से 1 लिख दो l की वैल्यू 1 ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको पुट कर दो तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी n 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इक्वल्स इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3p सबसेट समझ आया तो जो आर बाहर है यस तो सर ब्रैकेट के साथ इसको कॉमन लिया गया है ना। कॉमन ही तो है ब्रैकेट के बाहर लिखा तो कॉमन नहीं हुआ यस मल्टीप्लाई करके लिख दो अगर तुम्हें कॉमन नहीं करना है तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो 6r अपॉन ए नॉट माइनस आर स्क्वायर बाई ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा फिर आर कॉमन कर लेना उसमें फंक्शन में पहले ही आर कॉमन करके लिखा गया है तो हम आसानी से पहचान ले रहे हैं तो फंक्शन कंपेयर करके पहले आपको n और l निकालना आना चाहिए तो अब देखो जितने वेव फंक्शंस मैंने आपको दिए थे अब इनको सबको कंपेयर करके देख लो रिवर्स में सब में वही सवाल है तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और यहाँ r पावर है ही नहीं r पावर 0 है और पॉलिनोमियल पावर भी 0 है तो देखो n 1 हो गया और l 1 हो गया l 0 हो गया तो 1s हो गया समझ आया आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इन सारे फंक्शंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे देखो r पावर 0 है पहले वाले फंक्शन को देखो आप इस वाले फंक्शन में r पावर 0 है l 0 पता चल गया पॉलिनोमियल कितने पावर की है 0 n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0 l भी 0 है n इक्वल टू 1 आ जाएगा n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0 1s हो गया दूसरा फंक्शन देखो दूसरे फंक्शन में देखो r पावर 0 कॉमन है l अभी भी 0 है बट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0 l की वैल्यू 0 डाल दो n की वैल्यू कितनी n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 1 डाल देंगे मुझे रहा है पॉलिनोमियल किस डिग्री की है 1 की है उसको हम लिखेंगे n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 1 l की वैल्यू 0 डालेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी 2s हो गया यहाँ देखो r पावर 1 कॉमन है पहले से ही तो p1 हो गया l1 हो गया और n माइनस l माइनस 1 को 1 करेंगे तो फिर से n की वैल्यू 2 आ जाएगी 2p हो गया 3s 3p अभी सॉल्व करके दिखाए थे आपको यहाँ देखो r स्क्वायर है तो l2 हो गया फिर n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू को 2 रखो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2d हो गया समझ आई बात तो बस फंक्शन में आपको बस दो चीजें देखनी होती है कि पॉलिनोमियल कितनी है डिग्री की और पावर कितनी लगी हुई है तो r पावर जितनी डायरेक्ट कॉमन आ जाएगी वो l बता देगा उसके बाद पॉलिनोमियल की जो डिग्री बचेगी r कॉमन करने के बाद उस डिग्री को n माइनस l माइनस 1 के इक्वल कर देना सर एफ के लिए किसी ने कोई सॉल्व नहीं किया हाँ l इक्वल टू 3 के लिए सर n इक्वल टू 3 के लिए सर l इक्वल टू 3 के लिए किसी ने सॉल्व नहीं किया करा है आगे के बहुत सारे काउंटिंग है मतलब ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए आगे हर एलिमेंट के लिए हर फंक्शन की कैलकुलेशन है बट ये तो मैंने आपको कॉमन फंक्शंस बता दिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे करना आप सारे फंक्शन थोड़ी याद करेंगे समझ गया ना प्रोसीजर इतना क्लियर हो गया इसके बाद देखो एक टेक्निकल टर्म लिखेंगे दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड अगला टर्म लिखिए रेडियल नोड सर किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं वैलेंसीज क्या मतलब इसका वैलेंसी से कोई मतलब नहीं बेटा शेल और सब शेल पता चल रहा है ओके सर हम लिखेंगे रेडियल नोड राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म रेडियल नोड so write down it is the position where radial part of wave function is 0 अब यहाँ पे इस टर्म को समझ लो जब लोग फिजिक्स में वेव पढ़ोगे तो वहां पे नोड टर्म जब भी यूज होगा नोड मतलब होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला केस तो रेडियल नोड कभी भी लिखेंगे तो मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वहां पे 0 करना है तो यहाँ पे लिखो इट इज द पोजीशन where psi r equal to 0 it is the position where psi r equal to 0 and it is also known as spherical node it is also known as
स्फेरिकल नोड। ये तो मैथमेटिकल मतलब हो गया। अब प्रैक्टिकली समझना है तो अगर साई आर जीरो है तो उसका साई स्क्वायर आर भी जीरो हो जाएगा, और उसमें अगर डीवी मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा। मतलब ये एक ऐसी शेल होगी, एक ऐसी स्फेरिकल शेल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं। सो मैं राइट, इट इज अ स्फेरिकल शेल। अगर प्रैक्टिकल मतलब लिखना है तो इट इज अ स्फेरिकल शेल where probability of finding electron is zero। तो देखो बोहर मॉडल वाली बात समझ में आ रही है। बोहर ने भी यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता, देयर आर पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसी लोकेशंस मिल रही हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी जीरो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। तो सर ये बोर मॉडल को सपोर्ट करती होगी सर फिर? वो नहीं कर रहा है। बोहर मॉडल की कुछ बातें सही निकल रही, मैंने बोला ना बोहर की कुछ कुछ बातें फिट बैठ रही। बोहर ने सब कुछ गलत नहीं बताया था ना, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि ड्रॉबैक निकालते टाइम फिर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा नहीं कि उसकी स्टडी में कुछ चीजें सही नहीं थी, कुछ चीजें सही थी, बट हाइगनबर्ग की बात नहीं फिट हो पा रही थी, तो उसको थोड़ा साइड लाइन किया गया। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा बोहर पे चीजें फिर से इनकॉर्पोरेट होगी। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो ये टर्म हो गया। अब अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना होगा तो ये हमेशा क्वेश्चन का पार्ट होगा। सो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि मेजर क्वेश्चन इसी से आते हैं आपके लिए। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। अब अगर आप चाहो तो उसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल लिखी थी साई आर, अगर उसको जीरो करना पड़ेगा तो कितनी बार जीरो होगा, जितनी बार पॉलिनोमियल जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट कभी जीरो हो नहीं सकता और एक्सपोनेंशियल टर्म जीरो नहीं होगा। जीरो करने का मतलब साई आर जीरो कब आएगा, जब पॉलिनोमियल जीरो होगी। और पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो n माइनस एल माइनस वन। थोड़ी देर पहले सिखाया ना मैंने, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है देखो। तो देखो यहाँ पे डिग्री इज n माइनस एल माइनस वन। तो जितनी डिग्री है उतनी बार तो जीरो हो सकती है इक्वेशन। मालूम है ना ये बात। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सोल्यूशन होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सोल्यूशन आएगा, एक सोल्यूशन आने मतलब वो फंक्शन वहां पे जीरो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सोल्यूशन आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन सोल्यूशन आएंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन है तो चार सोल्यूशन आएंगे। चार सोल्यूशन आने में मतलब वहां पे उस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उससे हम लोग अगर चाहे तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि उसकी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, n माइनस एल माइनस वन, उतनी बार जीरो आएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली मिस हो जाता है लोगों से, इसीलिए गलती होती है, वो चीज नोट बना के अलग से लिख लो। न्यूक्लियस इज नॉट अ रेडियल नोड, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलता। ये नेचुरली नोड या ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से है, तो उसको नोड में इंक्लूड नहीं करते। तो ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए, न्यूक्लियस इज नॉट अ रेडियल नोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां पे भी जीरो है, न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, और वो भी एक स्फेरिकल शेल है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसको काउंट नहीं करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होगा ये हमें पहले से पता है। तो हम रेडियल नोड भी न्यूक्लियस के बाहर ही ढूंढते हैं। सो न्यूक्लियस इज नॉट अ रेडियल नोड, ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल को जीरो करेंगे तो r इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन तो हमेशा आएगा। r पावर l है ना, अनटिल l इज जीरो, बाकी सारे केसेस में r इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन आएगा। तो न्यूक्लियस को कभी भी नोड काउंट नहीं करना है। तो न्यूक्लियस इज नॉट अ रेडियल नोड, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर सवाल गलत होगा तो इसी वजह से गलत होगा। तो रेडियल नोड वो पोजीशन हो गई जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल शेल पे जीरो है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो थोड़ा और मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एडवांस लेवल पे, स्पेशली जहाँ पे हमें वेव फंक्शंस को प्लॉट करना होता है। तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर
फॉर हाइड्रोजन एटम। प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर फॉर हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम के लिए साई आर वर्सेस आर का प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले प्लॉट कर रहे हैं 1s के लिए। तो अगर 1s लिख रहे हैं, अच्छा इसका मतलब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। अगर हम कभी भी 1s लिख रहे हैं, इसका मतलब n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। n इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर आप इसका फंक्शन ध्यान से सोचोगे तो कैसा आएगा, साई आर की वैल्यू आएगी यहाँ पे कांस्टेंट, n इक्वल टू 0 है तो r पावर 0 आएगी। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी, देखो शुरुआत में थोड़ा रखना पड़ेगा, पर जैसे ही आप एक बार समझ जाओगे ना कि बहुत आसान होता है, बट शुरुआत में बहुत टफ होता है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तो 0 तो आपको ये रूटीन में बहुत आसान बात लगेगी, अदरवाइज टू स्टार्ट विद इट इज लिटिल टफ, क्योंकि बहुत नॉर्मल ग्राफ हम लोग बना नहीं पाते। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो साई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट r पावर 0, पॉलिनोमियल जो आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें फंक्शन एक भी याद नहीं है और हम याद करेंगे भी नहीं, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री बताओ कितनी आएगी यहाँ पॉलिनोमियल डिग्री, n माइनस l माइनस 1 होगा, 0 0 आ जाएगी, और e पावर माइनस सिग्मा बाई 2 है। और आपने यहाँ ध्यान से सॉल्व करके देखा कि n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही सॉल्व होकर, 0, यानी पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो उसका मतलब सिंपली ये कितना टर्म बचा, कांस्टेंट इनटू e पावर माइनस x। कितना टर्म बचा, कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस x। समझ आई बात। तो इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे साई आर वर्सेस आर, ये नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा और e टू द पावर माइनस x है, तो धीरे धीरे फंक्शन कम होता चला जाएगा और इनफाइनाइट पे जाकर 0 की तरफ पहुंच जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। सर एक बार फिर बताइए। r पावर 0 है मतलब ये तो 1 हो गया, किसी भी पावर फंक्शन लिख दो 0 तो 1, पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है मतलब वो भी एक कांस्टेंट हो गया है टेक्निकली। तो ये पूरी चीज अगर सॉल्व करके देखो तो बचा क्या, केवल एक कांस्टेंट इनटू e पावर माइनस x। अब e पावर माइनस x में अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि e पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो ग्राफ 0 पे कांस्टेंट होगा। जब r इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी। और जब हम r इन्फिनिटी कर देंगे मतलब e पावर 0 टेंड करने लगेगा, तो 0 की तरफ पहुंचेंगे तो धीरे धीरे कम होती जाएगी वैल्यू, फाइनली 0 पहुंच जाएगी, पता नहीं कितने पहुंचेगी। सर e टू द पावर माइनस x कैसे हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x में आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो पावर माइनस में चल रही है ना, तो मतलब वैल्यू कम होती चली जा रही है। सर अरे आप सिंपल तरीके से सोचो ना, किसी पे पावर नहीं जैसे लगा रखी, पावर से सोचो ना, जैसे मान लो हमारे पास एक टर्म 9 है, उस पे पावर 1/2 लगा दिया, 3 आ गया, फिर इस पे पावर 1/2 लगा दिया, फिर √3 हो गया, फिर और पावर लगा दी तो छोटी होती जा रही वैल्यू। ऐसे ई एक नंबर है, उस पे पावर माइनस में लगी हुई है, पावर माइनस मतलब छोटी होती जाएगी वैल्यू। यस पावर माइनस मतलब डिवाइड करके पॉजिटिव पावर ना, इसको ऐसे लिख लें साई आर इज इक्वल टू, अभी मैं आपको थोड़ा मैथ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लॉजिक से सिखा दूंगा, फिर तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, आप किसी नंबर पे पावर बढ़ाते जाओगे, e ग्रेटर देन 1 नंबर है, तो 1 से बड़े किसी नंबर पे आप कोई भी पावर बढ़ाते जाओगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। अब डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो कांस्टेंट से वैल्यू घटते हुए जाएगी, घटते घटते फाइनली कहाँ तक जा सकती है, 0 तक, नेगेटिव हो नहीं सकती। समझ आ गई बात। अभी मैं आपको मैथ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैथ से समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो अभी दूसरा तरीका बताऊंगा तुमको सीधे।
फिर आप सीधे मतलब बस रूल लगाते जाओगे और काम बनता जाएगा। साई आर समझ में आ गया। अब इसी का अगर स्क्वायर फंक्शन बनाना लेट से, तो चलो थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो पहले ये चीज समझ में आ गई ना। तो प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर, और चाहो तो दोनों टर्म यहीं पे ऐड कर देते हैं एक साथ। तो प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, दोनों एक साथ बना रहे हैं हम लोग। एंड साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आप देखो किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर करने में क्या होता है, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव ही रहती है और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ देखो सारी वैल्यू पहले ही पॉजिटिव है, तो अगर आप उसका स्क्वायर भी करोगे तो वैल्यू का साइन तो चेंज होगा नहीं, वो अभी भी पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, वैल्यू वाइज तो हम ग्राफ बना दे रहे हैं, कितनी वैल्यू तो हमें जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट केवल इतना है कि वैल्यू चेंज कैसे कर रही है वो पता चल जाए बस हमको। समझ आई बात नहीं। और हमने यहाँ पे साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का प्लॉट बनाया। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा और डिक्रीज होते होते जीरो की तरफ पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पहले से थी तो पॉजिटिव ही रहेगी एंड तक, नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं। समझ आई बात। तो ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही नेचर रहेगा, कोई खास अंतर नहीं। वो वैल्यू थोड़ी बड़ी घट सकती है और कोई अंतर आएगा नहीं। इतना समझ आया। सर एक बार सेकंड वाला यस। ग्राफ बता दीजिए। अगर आपने किसी फंक्शन का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव ही रहेगी और जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस वाले ग्राफ में कुछ नेगेटिव था ही नहीं, तो मतलब जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहेगा बस ग्राफ में। ठीक है। सर जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो मतलब निगेटिव था सर वो ही पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू पर घट जाएगी तो स्केल थोड़ी बना रहे हैं हम, स्केल पे कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। इधर जो 2 है उधर 4 हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर होगा। ये तो स्केल तो नहीं बना रहे ना हम, तो खाली नेचर देख रहे हैं, ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो नेचर ये होगा कि कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे कम होते होते जीरो पहुंच जाएगा बस। सर जो साई आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इसके आर के सर? हाँ, तो ई पावर माइनस आर फंक्शन है ना, यहाँ पे देखो ना, सिग्मा फंक्शन ऑफ आर ही तो था। सिग्मा इज फंक्शन ऑफ आर, तो ई पावर माइनस आर है ना। जैसे जैसे आर आप बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। देखो मैथ से जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, आप जल्दी कर पाओगे उससे। अभी 1 मिनट पहले मुझे मैथ्स वाले लोगों को जरा समझा देंगे। अगर आप मैथमेटिकली नहीं समझ रहे हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमारे लिए सिर्फ प्लॉट बनाना है। अभी मैं उसको शॉर्टकट भी सिखा दूंगा तुम्हें, फटाफट तुम प्लॉट बना पाओगे। अभी पहले फंडा सीखो थोड़ी देर, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप ग्राफ उतना जानते नहीं है। अभी बता रहा हूँ, आप परेशान मत हो, आप बस 1 मिनट पेशेंस रखते हुए सुनते चलो। पहले मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली नहीं समझ रहे हो तो भी हम दूसरे तरीके से बताएंगे उनको। अब अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो गई और एल की वैल्यू 0 हो गई, तो 2s का प्लॉट बनाना है। ठीक है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी चेक करना पड़ रहा है ना, हर चीज मैथमेटिकली बता रहा हूँ। अभी इसका लॉजिक बता दूंगा, फिर कुछ मैथ्स लगानी नहीं पड़ती, फटाफट ड्रॉ होता है। तो n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 बनाना है आपकी बात। और जब n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0 बनाना है, फिर से देखो वही फंक्शन, इसी तरह का फंक्शन आएगा अभी भी। तो फंक्शन फिर से लिख लो। अब की बार क्या होगा, l 0 है तो r पावर 0 तो अभी भी आएगा, बट n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी आने लगेगी, 1। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक रूट आएगा। रूट आने का मतलब क्या होता है, ग्राफ वहीं पे 0 हो जाएगी वैल्यू। तो उसका मतलब अब अगर हम साई आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाएंगे, अब अगर आपने साई आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाया तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, एक बार वैल्यू 0 होगी और फिर 0 की तरफ टेंड कर जाएगी, क्योंकि एक ही रूट है इसलिए दोबारा एक्सेस कट नहीं हो सकती। ग्राफ में एक्स एक्सेस कट होने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस वाले, आपको ग्राफ पढ़ना आता है ना पहले, तो अगर हमने इस पॉइंट को देखा यहाँ पे, तो ये वो वैल्यू ऑफ आर है जहाँ पे साई आर 0 है। और साई आर 0 मतलब ये इसका क्या हो गया, रेडियल नोड। ठीक है।
अब जहाँ पर लाइन को कट कर रहा है वो रेडियन। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो बस स्क्वायर में क्या होगा, जो वैल्यू नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, तो ये वैल्यू अगर हम साई स्क्वायर आर वर्सेज आर बनाएंगे तो ये ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ था पहले और जीरो तक जाएगा, लेकिन पहले क्या था कि नेगेटिव में चला गया था, अब नेगेटिव नहीं जाएगी वैल्यू, बस वहीं से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो चीज नीचे गई थी उसको ऊपर बना दो पलट के, मिरर लगा दो सिंपल तरीके से देखो तो, मतलब वैल्यू बढ़ घट जाएगी। मिरर लगाने का मतलब इसलिए मिरर नहीं बोलना है, बट आइडियली यही करना है कि जो चीज ग्राफ में नीचे बनी थी उसको ऊपर बना दो बस, सेम तरीके से। ये आपका साई स्क्वायर आर वर्सेज आर हो गया। और यहाँ पे जो ये पोजीशन मार्क कर रखी है हमने, ये रेडियल लोड हो गया। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रेडियल लोड निकालोगे तो 1 आएगा, दोनों तरीके से, फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, ग्राफ से भी पता चल रहा है। तो नंबर ऑफ रेडियल लोड निकालेंगे तो आएगा n माइनस एल माइनस 1, तो कितनी आ जाएगी 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। ग्राफ से भी पता चल रहा है एक रेडियल लोड आ रहा है और वैसे भी एक रेडियल लोड आ रहा है। तो आप देखो, अगर आप ग्राफ पर थोड़ा दिमाग खर्च करो तो बस हो क्या रहा है, देखो ग्राफ एक नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट करना है, जितने रेडियल लोड है उतनी बार एक्सेस को कट या टच कराना है। अगर साई आर का फंक्शन है तो कट करेगा और साई स्क्वायर आर का फंक्शन है तो टच करेगा, और फाइनली ग्राफ को जीरो टेंड करा देना है, बन गया ग्राफ। समझ आया? अब मैं एक रैंडम बना के दिखाता हूँ तुम्हें, तो ट्राई नहीं करना है। आप सपोज करो 4s के लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? So now suppose we are plotting it for 4s। अब देखिएगा, अब बिना मैथ से बना रहा हूँ, पहले मैंने मैथ से समझाया, अब जनरल रूल तो मैं समझ में आ गया क्या हुआ रूल, अभी लिखवा दूंगा रूल 1 मिनट बाद। पहले रूल समझ में आया कि ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉन जीरो वैल्यू से, क्योंकि r इक्वल टू जीरो उसका रूट नहीं है। जितने रेडियल लोड आएंगे उतनी बार एक्सेस कट या टच होगी। कट कब होगी, जब साई आर का फंक्शन होगा। टच कब होगी, जब साई स्क्वायर आर का फंक्शन होगा, क्योंकि साई स्क्वायर आर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्सेस के नीचे वैल्यू जा नहीं सकती, नीचे जाने का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है? और फाइनली जीरो टेंड करा देना है। समझ में आई बात? तो आप देखो, जैसे 4s के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो n की वैल्यू 4 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, और नंबर ऑफ रेडियल नोड तुम पहले ही निकाल लो, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, तो आ जाएगा n माइनस एल माइनस 1, which simply means 4 minus 0 minus 1 मतलब 3 रेडियल नोड आएंगे। बस आप कुछ करना ही नहीं, अब तो ग्राफ तुम्हारा देखो फटाफट बनेगा, क्योंकि हमें वैल्यू तो बनानी नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ में क्या हो रहा है कि अगर हमने साई आर का फंक्शन लिया तो पहले क्या होगा, एक नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, एक बार एक्सेस कट होगी, फिर एक और बार ऐसा होगा, फिर एक और बार ऐसा होगा, और फाइनली जीरो टेंड करा देंगे। समझ आई बात? फिर से देख लो, नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट किया, एक बार एक्सेस कट हुई, दूसरी बार कट हुई, और तीसरी बार में जीरो टेंड करा दिया। क्यों ऐसा करा? क्योंकि 3 रेडियल नोड है, तो एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड, तीसरा रेडियल नोड, ये आपकी तीनों पोजीशंस रेडियल नोड हो गए। सो 3 रेडियल नोड्स बना दिए हमने यहाँ पे। समझ आया? जो रेड डॉट बनाया वो रेडियल नोड है, 1 2 3। सर ये नेगेटिव पोर्शन का मिरर नहीं लेंगे? आप स्क्वायर करेंगे तो मिरर ले लेंगे अभी तुरंत। अब यही काम जब स्क्वायर करोगे तो जो नेगेटिव बनाया वो पॉजिटिव बना दो उस फटाक से। ये अगला ग्राफ हो गया। मतलब अब तुम्हें मैथमेटिकल इक्वेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, मैथमेटिकली सिर्फ इसलिए समझाया था ताकि आपको पता चले कि हमने ड्रॉ कैसे करा, अदरवाइज रूल से बनाएंगे हमेशा। तो नॉन जीरो से स्टार्ट किया, एक बार एक्सेस, दूसरी बार, तीसरी बार, तो फाइनली जीरो। ये 3 रेडियल नोड आ गए, देखो 1 2 3। देखो उसमें पेशेंस का खेल है, अगर आपने थोड़ी देर ध्यान दे लिया तो फिर आपको समझ आ जाएगा, और अगर आपने बोल दिया कि नहीं समझ आ रहा तो फिर नहीं समझ पाओगे तुम उसमें। मतलब शुरुआत में थोड़ा टफ सबके लिए होता है, बट एक बार तुमको समझ में आ गया तो तुमको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल कॉमेडी है, बिल्कुल मजेदार चीज है। फिर ये मतलब फिर खाली डिजाइन बनाना आना चाहिए बस, फिर कुछ लोड नहीं लगता। सर नंबर ऑफ जितनी रेडियल लाइन होंगी उतनी बार एक्स एक्सिस कट होगी सर।
होगी टच होगी, कट होगी तो साई आर का फंक्शन होगा, टच होगी तो साई स्क्वायर आर का फंक्शन। ओके सर। तो आप हमेशा नॉन जीरो से स्टार्ट करना है और जीरो तक एंड करा लेना है। चाहो तो उसके रूल लिख लो अगर तुम्हारा मन हो तो, अदरवाइज तो सर साइज पर 0 हुआ मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो गई ना सर, रेडियल नोड आ गया। हाँ, कहाँ साई आर जीरो हो गया, भाई रेडियल लोड आ गया। तो यहाँ पे 3 बेसिक रूल्स हैं जिनसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। आपको रूल्स लिखने हैं तो लिख लो, फिर उसके बाद एक बार अपने आप ट्राई कर लेना। तो अगर आप मैथमेटिकली समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 रूल लिख लो बस, उसी से फटाफट हम लोग प्लॉट बनाते चले जाएंगे। राइट डाउन द टर्म रूल्स फॉर प्लॉट ऑफ एस सब शेल या प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर, प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर एस सब शेल। तो अगर आपको कभी भी एस सब शेल का ग्राफ बनाना है तो ये रूल्स फॉलो कर लीजिएगा, बस आपका ग्राफ फटाफट बन जाएगा। तो रूल्स फॉर प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेस आर एंड साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर एस सब शेल, उसके 3 रूल्स हैं वो फटाफट लिख लो आप, उसके बाद आपका सवाल कभी नहीं फंस रहा है। पहला रूल हुआ all plots will start from a non-zero value and ends at a zero value. So write down all plots will start from non-zero value and finally tends to zero. And finally tends to zero मतलब जब r infinity की तरफ ले जाओगे आप बिल्कुल तो वो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। मतलब नॉन जीरो से स्टार्ट करके जीरो की तरफ जाना है, पहला रूल। दूसरे रूल में प्लॉट विल कट फॉर साई आर वर्सेस आर और टच for psi square r versus r. Plot will cut or touch r axis for same number of times as number of radial nodes. As number of radial nodes, तो जितने रेडियल नोड्स आएंगे उतनी बार ग्राफ या तो कट होगा या टच होगा। अब एक इंपॉर्टेंट रूल है जो याद रखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पीक्स की हाइट है वो सक्सेसिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो हाइट ऑफ द successive peaks will be in decreasing order. Height of the successive peaks will be in the decreasing order. तो मतलब अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ग्राफ पता कैसे बनाना है, जैसे एक बॉल को एक हाइट से छोड़ दो, फिर वो जैसे जैसे बाउंस करती चली जाएगी वैसे ही ग्राफ बनाते चले जाओ। तो तुमने एक बॉल को यहाँ से छोड़ा, ये पहली बार यहाँ ही बाउंस करी तो उतना बाउंस नहीं कर पाएगी जितने ऊपर से छोड़ा था तुमने। फिर दोबारा टकराई जमीन से, फिर ऊपर बाउंस करी, अब उतना बाउंस नहीं कर पाएगी जितना इसके पहले कर पाई थी, क्योंकि हर बार एनर्जी कम होती जा रही है। फिर एक और बार बाउंस किया और बाद में जीरो टेंड कर दिया। समझ आया क्या? आपने बॉल को यहाँ से छोड़ा, ये पहली बार ग्राउंड पे बाउंस करी, फिर एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आके उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगी जितना पहले था, तो फिर हाइट छोटी हो गई, फिर नीचे आई, फिर हाइट छोटी और फाइनली इन्फिनिटी टेंड कर दी। समझ आया? बॉल की बाउंसिंग है। यस सर। तो मैथ्स वैथ्स कुछ जानो ना जानो, फंक्शन जानो नहीं जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एन देखना है, एल देखना है, रेडियल नोड निकालना है, बस उतनी बार ग्राफ टच या कट कराना है, एक हाइट से बॉल को छोड़ना है और फटाफट नीचे करते चले जाना है।
पीक्स की जो सक्सेसिव हाइट्स है वो देखो कम होती जा रही है। सबसे पहले देखो सबसे ऊंची हाइट थी, फिर देखो ये और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। हर बार जो हाइट ऑफ द पीक है वो कम होती चली जाएगी। समझ आई बात? ये बस एक याद रखने की बात है, मतलब टेक्निकली कोई अगर टेढ़ा सवाल बनाएगा तो ये चेंज भी कर सकता है। यहाँ तक समझ गए? रूल्स लिख लीजिए प्रॉपर्ली, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए। सो नेक्स्ट वी हैव टू प्लॉट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर। अगला केस लिखेंगे प्लॉट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। प्लॉट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर एस सबशेल, और डेफिनेटली हम सब हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहे हैं। अब देखो जैसे ही 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया आपने, तो अब आपने देखो इस फंक्शन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ तो हमने बनाया अभी थोड़ी देर पहले। अब उस फंक्शन में अगर हम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब आर इक्वल टू जीरो इसका एक रूट आ जाएगा। जब आर, आप 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर में अगर आर इक्वल टू जीरो डाल दोगे तो वैल्यू जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, बट आर इक्वल टू जीरो डालते ही पहली वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो अगर हमें 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर बनाना है तो जैसे ही आपने आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपकी बार जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ। बस इस ग्राफ में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन आ जाएगा, यस सर। ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा। और बस एक और चेंज आएगा, एक और चेंज ये आएगा कि जो हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स है वो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी? क्योंकि आपने आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्क्वायर की वैल्यू हायर होती जाएगी। 2 स्क्वायर 4 होता है, 9 स्क्वायर और बड़ा नंबर होता है, 1000 स्क्वायर और बड़ा नंबर होता है। स्क्वायर करने से जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्क्वायर नंबर बहुत हायर होगा, तो जो अब हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। समझ गए? समझ आया? तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का प्लॉट बनाएंगे अगर हम एस सबशेल के लिए, तो इसमें क्या खास बात होगी कि फंक्शन आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। बाकी ये ग्राफ को उतने ही बार टच करेगा जितने रेडियल नोड्स होंगे। 3 रूल्स फिर से लिख लो फटाफट अगर लिखना है तो। राइट डाउन द रूल्स। नाउ यू राइट डाउन ऑल प्लॉट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and finally tends to 0. Write down all plots will start from 0 all plots will start from 0 and finally tends to 0. All plots will start from 0 all plots will start from 0 and finally tends to 0. All plots will start from 0 क्योंकि अब r equal to 0 एक रूट हो गया, and finally tends to 0. ठीक है? सेकेंड रूल लिखेंगे plots will touch r axis for same number of times. Plot will touch for same number of times as number of radial nodes. Plot will touch r axis for same number of times as number of radial nodes. और number of radial nodes आपको पता है n minus l minus 1. And the third condition,
height of the successive peaks will be in the increasing order. Height of the successive peaks will be in increasing order. Height of the successive peaks will be in increasing order. So height of the successive peaks will be in increasing order. तीन रूल हो गए. आप देखो अगर हम फिर से 1s के लिए प्लॉट करें. सर पीक्स की वैल्यू इसलिए इंक्रीज हो रही ना क्योंकि वहां पर आर स्क्वायर है. फंक्शन है तो अगर वैल्यू हायर करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी. यस सर. बट सर वहां पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी तो होगा ना क्योंकि वहां एक्सपोनेंशियल की पावर में -8 डिक्रीज हो रहा है इसलिए फाइनली जीरो टेंड करा देगा. हाँ सर. पर्टिकुलर मोमेंट पे हाइट ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो आर स्क्वायर का फंक्शन भी तो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा. यस सर. मैक्सिमा बनेगा तो आर स्क्वायर का इफेक्ट डाल रहे हैं, बाकी तो जीरो टेंड करा ही रहे हैं आखिरी में. तो आप देखो अगर हम 1s के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू भी यहाँ 0 आ जाएगी. ठीक है. अब हम प्लॉट कर रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r. और आपको याद आना चाहिए कि जो 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r होता है इसी को हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं. अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं अगर आपको याद हो तो. हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r. यहाँ पे जो 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r है इसी को रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं. याद आया? इसी टर्म को बोलते हैं. यस सर, हमने सॉल्व कराया था इस. हाँ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. आप देखो ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, एक मैक्सिमा तक जाएगा और फिर 0 टेंड कर जाएगा. तो देखो ये वो पॉइंट आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. जो हाइट है वो क्या दिखा रही है? इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. और जब इसको सॉल्व करके निकाला गया तो दिस कम्स आउट टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो जानते हैं इस वैल्यू को? यस सर. बोर्स रेडियस. वो सर रेडियस के लिए वाली सर ये 0.529 into n square by z2. श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करा 1s सबशेल के लिए. देन ही फाउंड आउट दिस वैल्यू एज 0.529 एंगस्ट्रॉम. इससे क्या पता चला? कि बोर सही थे. फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस निकाली थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, वो सही थी. बस उसमें केवल एक मॉडिफिकेशन बोलना था कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे मैक्सिमम है. बोर ने सिर्फ ये बोला कि इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है. श्रोडिंगर के मॉडिफिकेशन में बस इतना आया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को 1s पे फाइंड होने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे है? 0.529 एंगस्ट्रॉम पे. बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है. न्यूक्लियस के बाहर से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है. न्यूक्लियस में भी लगभग 0 पॉसिबिलिटी और इनफाइनाइट में भी लगभग 0 पॉसिबिलिटी है. न्यूक्लियस में तो 0 पॉसिबिलिटी और इनफाइनाइट में भी 0 पॉसिबिलिटी है. तो उस इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम फाइंड होने के चांस कहाँ पे? 0.529 एंगस्ट्रॉम पर. बोहर ने इसी को रेडियस बोल दिया था बस. समझ आया? इसीलिए हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर मॉडल अभी भी करेक्ट माना जाता है क्योंकि सिर्फ सेंटेंस बदलना पड़ा. सो बोहर मॉडल में जो हम बोलते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 0.529 एंगस्ट्रॉम पे फाइंड आउट होगा, उसमें सिंपली एक मॉडिफिकेशन लगाना है दैट 0.529 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम.
सर दूसरी जगहों पर भी हो सकता है ना? दूसरी जगहों पे भी हो सकता है। यही एडिशनल बात हुई जो श्रोडिंगर ने सिखाई। हाइजेनबर्ग का ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड था, क्योंकि बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे फिक्स्ड है, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। वो आपको भी समझ में आ रहा है कि वो फोटोन गेन करके लॉस करके अपनी एनर्जी कभी भी बढ़ा घटा सकता है, बट उसके मैक्सिमम फाइंड होने की जो चांसेस है वो कहाँ पे है? उसके ग्राउंड स्टेट में। दैट ग्राउंड स्टेट इज n इक्वल टू 1, जिसको श्रोडिंगर के केस में 1s बोलने लगे, क्योंकि अब हम शेल और सब शेल अब दोनों डिफाइन कर रहे हैं, और वो जो डिस्टेंस आएगी दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब इस बात को जरा सिंप्लीफाई टर्म में लिख लेना नीचे। उस ग्राफ से अगर हम इंटरप्रेट करें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, या इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम in 1s is found at, या ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, probability of finding electron of 1s of hydrogen atom, write down probability of finding electron of 1s subshell of hydrogen atom probability of finding electron of 1s subshell of hydrogen atom is maximum at 0.529 angstrom from nucleus. मतलब न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम के पास जो शेल बनेगी उसमें हाइड्रोजन के 1s के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। सर ये केवल 1s तक के लिए इनका मतलब मॉडल का ये चीज मतलब करेक्ट था? होता है तो 1s में मिलेगा ना, और नहीं होगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s 1 ही होता है। ठीक है, so next we'll write plot of 4 pi r square, plot of psi r versus r, plot of psi r versus r and psi square r versus r for psi square r versus r for p, d and f subshell। मैंने f subshell के लिए सिखाया था आपको, अब इसको pdf के लिए भी बनाना है, versus r for p, d and f subshell। ठीक है, तो अब देखो इसके फंक्शन में r पावर 1, r पावर 2, r पावर 3 पहले ही से फंक्शन में आ रहा होगा, तो आपकी बार सारे प्लॉट जो है वो 0 से स्टार्ट होकर फाइनली 0 एंड करेंगे। बाकी एक्सिस को कट या टच वो उतनी बार करेंगे जितनी बार रेडियल नोड्स होते हैं, और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। तो एक बार रूल्स लिख लीजिए, ऑल प्लॉट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फाइनली टेंड्स टू 0। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि r इक्वल टू 0 में रूट बनेगा, या r हर बार, क्योंकि p d f के फंक्शन में r पावर 0 नहीं आएगा, r पावर 1 आएगा p के लिए, r पावर 2 आएगा d के लिए, r पावर 3 आएगा f के लिए। अगर ग्राफ मैथमेटिकली देखना है तो हर बार ग्राफ जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगा आपकी बार, और फाइनली 0 अटेंड कर जाएगा। जितने रेडियल नोड्स होंगे उतनी बार एक्सेस कट या टच होगी, वो फिक्स्ड है, और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो हम इसको 2p के लिए प्लॉट करते हैं सबसे पहले, तो 2p के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, और n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 2p के लिए प्लॉट करेंगे तो p का प्लॉट है तो 0 से स्टार्ट होगा, और फाइनली 0 अटेंड कर जाएगा। फिर 2p का प्लॉट आपका ऐसे आ जाएगा, साई r वर्सेस r, और उसका स्क्वायर करेंगे तो पहले ही वैल्यू पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव बनी रहेगी, तो उसके उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, शेप ऑलमोस्ट वैसी रहेगी। सर L की वैल्यू 1 है, फिर भी x एक्सिस पे सिर्फ 0 पे ही टच करेगी और कहीं नहीं करेगी सर। ना रेडियल लोड निकाल के देखो तो पता चल जाएगा, n माइनस l माइनस 1 निकालना है।
एक्सेस पे जितनी बार कट या टच होगा वो रेडियल नोड होता है, उसका रेडियल नोड निकालो कितना है, देखो रेडियल नोड कितने आएंगे, n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, पुट करके देखो ना, n की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब सर जो स्टार्टिंग है वो तो न्यूक्लियस को दिखा रहा है ना, r इक्वल टू 0 पे। r इक्वल टू 0 मतलब न्यूक्लियस। अब 5p के लिए यही चीज प्लॉट करनी है, रैंडम प्लॉट करो आप 5p के लिए, तो आपको समझ आएगा। सर एक बार स्क्रीन थोड़ा डाउन कर दीजिए सर, वो लास्ट वो लिखना है इसका रूल। रूल भाई एस सबसेट वाला, हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीन रूल है, ऑल प्लॉट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फाइनली टेंड्स टू 0, ऑल प्लॉट्स विल कट psi r वर्सेस r में और टच psi स्क्वायर वर्सेस r के प्लॉट में, r एक्सिस फॉर सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स विल बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब एस सबसेट वाले ही सारे रूल फॉलो होने, केवल एक रूल चेंज हुआ है, एस सबसेट के ग्राफ नॉन जीरो से स्टार्ट होते थे, पीडीएफ के ग्राफ 0 से स्टार्ट होंगे, बाकी सब बातें सेम है, क्योंकि केवल एक चीज चेंज हुई, r इक्वल टू 0 रूट आने लगा बस। अब अगर हम इसको 5p के लिए प्लॉट कर रहे हैं, psi r वर्सेस r, तो ये n इक्वल टू 5 हो गया, l इक्वल टू 1 हो गया। अब n माइनस l माइनस 1 रखेंगे तो ये 5 माइनस 2 मतलब 3 आ गया, मतलब ये 3 बार एक्सिस कट करेगा। और ओरिजिन को या न्यूक्लियस को नोट नहीं काउंट करना है, तो न्यूक्लियस को छोड़ के 3 बार काउंट करना है। तो देखो अभी 1 2 3 ऐसे आएगा, देखो यहाँ पे देखो 3 रेडियल नोड्स हैं, 1 2 और 3। न्यूक्लियस वाले को रेडियल नोड नहीं काउंट कर देना, बस यही यहाँ पे गलती हो सकती है। और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इसी का स्क्वायर बना देंगे तो जो चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी बस। तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ऊपर मेरा एक्सिस के नीचे बनाया था, बस उसको ऊपर बना दो। साई स्क्वायर वर्सेस r बनाना है, 0 से स्टार्ट करके एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार 0। 3 रेडियल नोड है, ओरिजिन मत गिनना, देखो एक रेडियल नोड ये है, एक रेडियल नोड ये है और एक रेडियल नोड ये है। ओरिजिन वाला रेडियल नोड नहीं है, ध्यान रखना, वो न्यूक्लियस है, कंफ्यूज नहीं होना, वो उसको रेडियल नोड नहीं काउंट करना। जो रेड डॉट है वो रेडियल नोड है, यहाँ ग्रीन डॉट बना रहे हैं ये न्यूक्लियस है, इसलिए उसको मत मार्क करो। 3 रेडियल नोड हो गए यहाँ पे, बस यही ध्यान रखना होता है। कई बार जल्दीबाजी में ग्राफ में हम लोग 4 जीरो गिन के गलती कर देते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी हियर। समझ आया? ये सर ये हमारे स्कूल कोर्ट में नहीं है। अब यही चीज अगर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r का ग्राफ बनाना है, तो जो s के रूल थे वही p के लिए भी रहेंगे, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से भी 0 से ही स्टार्ट होगा, रूल्स विल रिमेन सेम। तो जो s के लिए बताया था वही सारे रूल pdf पे भी काम करेंगे, वही रूल एक बार फिर से कॉपी कर लीजिएगा बाद में। अगर हमें पी डी और एफ के लिए भी अगर हम फंक्शन प्लॉट करना है, तो 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r का प्लॉट देखेंगे, तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल सेम रूल्स रहेंगे जो एस सबसेट के लिए होते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था और अभी भी 0 से स्टार्ट होगा। सो ऑल प्लॉट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0, प्लॉट विल टच r एक्सिस फॉर सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, और हाइट ऑफ द सक्सेसिव पीक्स विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बस यहाँ पे एक चेंज हुआ, ये जो हाइट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी। बाकी प्लॉट जैसे साई r वर्सेस r बना रहे थे, साई स्क्वायर r वर्सेस r बना रहे थे, वैसे ही 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r बनाएंगे।
तो आप चाहो तो यहाँ पे 4p के लिए प्लॉट करके देख लो। 4p लिखेंगे तो n इक्वल टू 4 हो गया, l इक्वल टू 1 हो गया, n माइनस l माइनस 1 लिखेंगे अगर हम तो दिस कम्स आउट टू बी 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो हो गए हमारे लिए। अब अगर हमें प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r बनाना है तो 2 रेडियल नोड है, 0 से स्टार्ट करेंगे एक बार, दूसरी बार, और फिर ये 0 10 कर जाएगा। समझ में आया? पीडीएफ के लिए हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा था, एस में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही था। यस सर। 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r के ग्राफ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, साई स्क्वायर r और साई r का ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो 2 रेडियल नोड हो गए, एक ये है, ये 2 रेडियल नोड्स आएंगे। समझ आया? क्लियर हुआ? अब आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा, मैं लिखे देता हूँ सीधे। क्वेश्चन में देखो प्लॉट साई r वर्सेस r, साई स्क्वायर r वर्सेस r एंड 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r वर्सेस r फॉर 3s 6p 3d and 6d 4f and 6f। उनके लिए प्लॉट कर लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है?